हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये स्टोरी है लंदन की। ये हॉरर स्टोरी मैंने लंदन के आर्टिकल से लिया है और ये रियल हॉरर स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि ये सुनने के बाद आपका दिल भी दुकुम दुकुम करने लगेगा। इमेजिन करिए कि आप एक अपने सपनों का घर लेते हैं और उस घर में जब आप शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही राहत और एक सुकून मिलता है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि वो सपनों का घर आपका नहीं, वो किसी और का है। और वो घर किसी इंसान नहीं बल्कि किसी आत्मा का है। ये हॉरर स्टोरी लंदन की है। 1977 में लंदन के एक हॉर्नसन फैमिली ने इनफील्ड एरिया में अपने लिए एक घर लिया और वो घर उनके सपनों का घर था। जब वो वहाँ शिफ्ट करते हैं और वहाँ कुछ दिन जब रहने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये घर उनके सपनों का नहीं बल्कि किसी भूत का है और वो घर एक नाइटमेयर बन चुका था। ये कहानी है एक हॉर्नसन फैमिली की। हॉर्नसन फैमिली में उसके फादर, जिनका नाम हॉर्नसन रहता है, उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी जो 9 साल की रहती है, उसका नाम रहता है जेनेट, और एक छोटा बेटा जिसका एज 5 साल का होता है। ये हॉरर स्टोरी में मेन लीड है जेनेट जो कि उनकी छोटी बेटी है। ये हॉर्नसन फैमिली 1977 में जब लंदन के इनफील्ड एरिया में शिफ्ट करते हैं तो सब कुछ बहुत सही होता है। जेनेट के पापा बहुत ही बड़े एडवोकेट होते हैं और उनका सपना होता है कि वो अपना एक अच्छा घर लें। ये हॉर्नसन फैमिली अपने लिए एक बहुत ही अच्छे घर की तलाश कर रही थी। जब जेनेट के पापा को पता चलता है कि इनफील्ड एरिया में एक बहुत ही अच्छा घर है जिसे थोड़ा सा रीइनोवेट करने के बाद वो घर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो वो उस घर को तुरंत ही परचेस कर लेते हैं, तुरंत खरीद लेते हैं, क्योंकि वो घर का प्राइस थोड़ा कम होता है, वो बहुत कम रेट में मिलता है। तो वो सोचते हैं कि इतना अच्छा मौका हम अपने हाथ से क्यों जाने दें। उस घर को खरीदने के बाद जेनेट के फादर उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्ट करने के बाद 4-5 मंथ उस घर का रीइनोवेशन होते रहता है धीरे धीरे, क्योंकि वो जिस रूम में रहते थे वो फ्लोर उनका फर्निश हो गया था और नेक्स्ट ऊपर वाले फ्लोर में वो थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग जो भी इनोवेशन वाला काम होता है वो होते रहता है। तो वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। 4-5 मंथ वो उस घर में आराम से रहते हैं। उनकी जो बेटी जेनेट होती है और उनका छोटा बेटा, वो दोनों आराम से स्कूल वगैरह जाते हैं। अब उनका लाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा था और वो लोग एक सुखी संपन्न परिवार थे। उनके घर पे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी और उनका लाइफ बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। शिफ्ट होने के 5वां मंथ के बाद कुछ अजीब सा उन्हें फील होता है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें होती है जिस वजह से उस फैमिली का सारा सुकून एक बहुत ही भयानक रूप में बदल जाता है। शिफ्ट होने के 5 महीने तक वो लोग बहुत आराम से रहते हैं। एक रात जेनेट के मम्मी पापा अपने रूम में सोए रहते हैं और जेनेट वो उनके रूम के जस्ट बगल वाले रूम में सोई होती है। लंदन और ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो बच्चों के लिए एक अलग रूम होता है। ऐसा हमारे इंडिया में ही है कि जहाँ पे मम्मी पापा सोए हम लोग भी वहीं सो जाते थे। हमारा टाइम एक अलग ही सीन था। लेकिन लंदन और फॉरेन कंट्रीज़ में पेरेंट्स के लिए अलग रूम होते हैं और बच्चों के लिए अलग रूम होते हैं। जेनेट जो कि उनके बगल वाले रूम में सोई रहती है। रात के करीब 2 बजे जेनेट का रूम बिल्कुल अंधेरा होता है। जेनेट को बहुत फिशेस का बहुत शौक था, तो वो अपने घर में एक्वेरियम भी रखती है और एक्वेरियम के नीचे में वो लंदन में होता है ना जहाँ आग जलते रहता है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ठंड इलाका है, तो वो लोग अपने घर में ही आग जलाकर हमेशा रखे रहते हैं, तो नीचे उसकी आग जलते रहती है और उसका रूम पूरी तरह से अंधेरा होता है। जेनेट का जो बेड होता है वो उसके रूम के बिल्कुल बीच में सेंटर में लगा हुआ होता है और वो वहाँ सोई हुई रहती है।
रात के करीब 2 बज रहा था और 2 बजे जेनेट का बेड जो होता है वो अचानक से बहुत स्पीड में खिसकता है और खिसक के बिल्कुल दीवार में सट जाता है। जेनेट बिल्कुल घबरा जाती है और जब वो घबरा के उठती है तो वो देखती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मीन्स वो सोचने लगती है कि मेरा बेड तो बीच में था और मैं बीच में सोई हुई थी, रूम के बीच में, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई, ये मेरा बेड यहाँ कैसे घसक गया। उठने के बाद वो बिल्कुल डरी हुई होती है। थोड़ा देर वो बिल्कुल शांत होती है और देखती है कि रूम का लाइट्स बिल्कुल जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ब्लिंक कर रहा है लाइट। फिर वो थोड़ा काम डाउन होने की कोशिश करती और चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी। वो अपने पेरेंट्स को बुलाने लगती है। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं, उसका बेड फिर से सेंटर में आ चुका होता है और वो बिल्कुल अपने बेड पे बैठी रहती है और उसका बेड बीच में होता है। वो आके बिल्कुल घबराए रहते, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो वो डरी हुई रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसके पेरेंट्स लाइट जलाते हैं और उसको चुप कराते हैं कि ऐसा क्यों तुम डर रही हो। वो ऐसे डरते डरते अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ये बेड ना, मुझे ऐसा लगा कि ये इधर शिफ्ट हो गया था अभी। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल बीच में ही है, तुमको ऐसा वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा बोल के उसको चुप कराते हैं और ऐसा कराने के बाद फिर वो उसके पेरेंट्स जेनेट को उसके रूम में सुला देते हैं। वो दिन ये नॉर्मल सा इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल होता है। जेनेट स्कूल जाती है, नॉर्मल सी एक्टिविटीज़, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है और दिन भर का जो भी काम होता है वो लोग सब आराम से कर लेते हैं। जब रात होती है तो फिर से जेनेट अपने रूम में अकेली सोई हुई रहती है और उसके पेरेंट्स अलग उसके बिसाइड बगल वाले रूम में सोए होते हैं। रात के 2 बजता है और जेनेट के रूम में उसके एक्वेरियम से बुलबुले की आवाज़ आने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जो लाइट होता है वो लाइट ब्लिंक करने लगता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। और वहाँ पे रखी हुई जो चेयर थी, जो सामान थी, वो धीरे धीरे हिलने लगती है, हल्का 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 ऐसे हिलते रहता है। रात के 2 बजे फिर से वही सारी चीज़ें और जेनेट का बेड फिर से दीवार की तरफ खिसक जाता है और ऐसा लगता है कि कोई उसको धक्का दिया है बहुत तेज़ी से। जेनेट के पेरेंट्स को फिर से आवाज़ आती है जेनेट की चिल्लाने की। जब वो हड़बड़ा के जाते हैं जेनेट के रूम में देखने के लिए कि उसको क्या हो गया, तो वो देखते हैं कि वो आराम से अपने बेड पे अपने रूम में सो रही है और कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। उसके पेरेंट्स देखते हैं कि वो सो रही है तो वो आराम से फिर से अपने रूम में चले जाते हैं। 2:15 होता है। जस्ट 15 मिनट के बाद उसके रूम से फिर से बहुत ज़ोर का चिल्लाने का आवाज़ आता है। लगता है कि कोई बोल रहा है कि बचाओ बचाओ मम्मी पापा, मुझे बचाओ बचाओ मुझे, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा है। वो लोग दोनों बहुत हड़बड़ा के जाते हैं उसके रूम में उसको देखने के लिए। तो वो देखते हैं कि जेनेट उस रूम में नहीं है, उसका रूम बिल्कुल खाली है। उसके मम्मी पापा पूरा घबरा जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई जेनेट। जेनेट के मम्मी और पापा तुरंत किचन देखते हैं, किचन में जाके देखते वो नहीं रहती है। बाथरूम में देखते हैं, बाथरूम में भी नहीं होती है। रूम में जाके देखते हैं, उसके छोटे भाई वाले रूम में जाके देखते हैं, वो वहाँ भी नहीं होती है। उसकी मम्मी दौड़ कर स्टेयरकेस में जाती है, देखती है कि कहीं वो सीढ़ियों में तो नहीं है, बालकनी में नहीं है। वो सारी जगह ढूंढ लेते हैं लेकिन जेनेट कहीं नहीं मिलती है। जेनेट की मम्मी और पापा फिर नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं हॉल में, हर जगह जेनेट को ढूंढते हैं, जेनेट कहीं नहीं दिखाई देती है। और जब उसके पापा घर से बाहर निकलते हैं देखने के लिए तो वो देखते हैं कि उनके गार्डन में एक झूला था और उस झूले में जेनेट चुपचाप से बैठी हुई है और वो हंस रही है बिल्कुल। उसके मम्मी पापा दोनों घबरा जाते हैं देखकर और वो जाते हैं उसके पास धीरे धीरे। वो गार्डन के झूले में चुपचाप से ऐसे धीरे धीरे झूला झूल रही है और हे हंस रही है। जेनेट के पापा और उसकी मम्मी
दोनों ही घबराते हैं और धीरे से उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा जेनेट, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो ऊपर सोई हुई थी, तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई बेटा? तुम यहाँ क्यों आके बैठी हुई हो? इतनी रात का टाइम है और तुम यहाँ पे गार्डन में बैठ के झूला झूल रही हो। तो जेनेट कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप से रहती है और बस वो उन दोनों को ऐसे करके घूरते रहती है, ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है और फिर हंस के वो बोल रही है कि मैं तो आप लोगों को बुला ही रही थी, लेकिन आप लोग नहीं आए तो मैं फिर नीचे आ गई। मुझे मन किया, मैं नीचे आ गई झूला झूलने के लिए। वो ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करती है। उसके मम्मी पापा को अब शक होता है, उसको लगता है, उन लोगों को अब लगने लगता है कि जेनेट के साथ कुछ अब नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची ऐसा तो नहीं होगा कि रात में नीचे आके बैठेगी और ऐसा रिएक्ट करेगी। उन दोनों को पता नहीं था कि झूले के पास में ही कोई और भी है जो उनको चुपचाप से देख रहा है और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जेनेट जो भी एक्टिविटीज़ कर रही है वो खुद उससे करवा रहा था। उसके बाद से जेनेट के मम्मी पापा उसको ऊपर लेके आते हैं और उसको अपने ही रूम में बहुत प्यार से बोलते हैं कि बेटा तुम यहीं पे सोओगी, तुम यहीं सो जाओ, तुम्हें अपने रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं सो जाओ। ये सारा एक्टिविटीज़ होते होते 3 बज गया था और जेनेट अपने मम्मी पापा के बीच में सोती है। वहाँ पे उसको प्यार से उसकी मम्मी सुलाती है साथ में। जेनेट के साथ उसके मम्मी पापा दोनों सो जाते हैं और मुश्किल से 1 घंटे के बाद जब जेनेट की मम्मी उठती है और देखती है कि जेनेट कहाँ है, तो वो देखती है कि जेनेट उनके पास नहीं होती है और जब वो हड़बड़ा के जाके देखती है तो जेनेट अपने रूम में सोई हुई रहती है। मीन्स जेनेट उन लोगों के रूम से कब गायब होती है उन लोगों को पता भी नहीं चलता है और जेनेट अपने रूम में जाकर सो चुकी होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है और वो अपना बिल्कुल ही नॉर्मल रहती है। जेनेट को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं फील होता है कि रात में उसको कोई प्रॉब्लम भी हुआ था और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है। वो नॉर्मल होती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद अपने भाई के साथ नॉर्मल खेलती है, खाती है, पीती है, पढ़ती है। बट उसके साथ में कुछ तो अजीब होने लगा था। उसकी मम्मी बहुत ही हमेशा उसको देखकर टेंशन में रहती थी। नेक्स्ट रात होता है और रात में फिर से जेनेट अपने रूम में सोती है और उसके पेरेंट्स आकर जेनेट को बोलते हैं कि बेटा तुम चलो हम लोग के साथ ही सोना, तुम यहाँ अकेले मत सो, वैसे भी तुम्हें तो डर लगने लगता है ना रात में, चलो तुम मेरे साथ ही सोना। लेकिन जेनेट जाने से मना कर देती है। वो बोलती कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे सोने में, मैं अपने डॉल के साथ यहाँ सोती हूँ, मेरी ये डॉल है ना, वो कैसे अकेले मैं उसे छोड़ दूँ, मैं उसको लेकर ही सोऊंगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि चलो बेटा तुम वहाँ पे ही लेके सो जाना, लेकिन वो बहुत ज़िद करने लगती है, बोलती है कि नहीं मैं यहीं सोऊंगी। फिर उसके मम्मी पापा जेनेट को अच्छे से सुलाकर वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं। रात के 2 बजता है और 2 बजे फिर से बहुत ज़ोर का चिल्लाने का आवाज़ आता है जेनेट के रूम से। जैसे कि जेनेट चिल्ला कर बोल रही है बचाओ मुझे, बचाओ। उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी दौड़ के जाते हैं उसके रूम में, देखते हैं तो जेनेट उनके रूम में नहीं होती है। और उस रात में एक अजीब सा सीन होता है। आज लाइट सिर्फ जेनेट की रूम की नहीं ब्लिंक कर रही थी, आज लाइट्स पूरे घर की ब्लिंक कर रही थी। सारे हॉल, स्टेयरकेस और जितनी भी सारी चीज़ें थी सब जगह का लाइट्स ब्लिंक कर रहा था। कुर्सी, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह धीरे धीरे ऐसे हिल रहे थे जैसे कि उस सारी चीज़ों पे किसी का कंट्रोल हो। एक्वेरियम का आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया। सारी लाइट्स को देखकर जेनेट के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो डर के मारे अपनी बेटी को जल्दी खोजने लगे।
इस बार फिर से जेनेट की मम्मी किचन में, रूम में, उसके पापा बाथरूम, बालकनी, हॉल वगैरह सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन जेनेट कहीं नहीं नज़र आई। उसके बाद से फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाकर ढूंढते हैं पार्किंग में, लॉन में, गार्डन में, झूले में, लेकिन जेनेट कहीं नज़र नहीं आती है। जब वो लोग सब ढूंढ के वापस ऊपर आते हैं तो वो ऊपर देखते हैं कि जेनेट रूम के सीलिंग पे लटकी हुई थी और वो चुपचाप से उनको देख रही थी। जब उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं रूम के अंदर तो उन लोगों का होश उड़ जाता है। जेनेट धीरे धीरे ऊपर से, रूम के ऊपर से नीचे उतरती है और वो हवा में ही उड़ते रहती है और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो 2 चोटी बांधी हुई रहती है, क्योंकि वो तो स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची होती है। तो उसका चोटी ये नीचे के डायरेक्शन में ना हो के ऊपर के डायरेक्शन में रहता है, वो ऊपर की तरफ चोटी रहता है और वो ऐसे अपने बॉडी को निकाली हुई है और उसका पैर पीछे की तरफ, मुस्लिम में जैसे सजदा करते हैं ना ऐसे बैठते हैं, तो वो पूरा इसी डायरेक्शन में थी और उसका पैर पीछे की तरफ होता है। जैसे किसी को प्रपोज करते हैं तो बॉयज़ कैसे बैठते हैं अपने नीज़ पे, वैसे वो नीज़ पे, वो उसका नीज़ पे वो बैठी होती है, उसका पैर पीछे रहता है और उसका सर बिल्कुल आगे, और उसका जो चोटी रहता है वो ऊपर की तरफ होता है और वो उस रूम में, उस कमरे में फ्लॉन्ट करते रहती है, घूमते रहती है। और उसकी मम्मी पापा जब उसके पास आते हैं, उसकी मम्मी बहुत प्यार से बोलती है, बेटा तुम ऊपर कैसे उड़ रही हो, बेटा तुम ऊपर कैसे चली गई, तुम इधर आओ, तुम्हें क्या हो गया, तुम इधर आओ। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, हा 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 हा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो। जेनेट का ये रूप देखकर उसकी मम्मी का होश उड़ जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसकी मम्मी फिर से उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाती है। जैसे ही वो उसके पास हवा में उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाती है, वो उसका जो बेड होता है, जेनेट का पलंग, वो पूरा गोल 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 स्पिन एकदम घूमने लगता है, पूरा गोल गोल घूमने लगता है। वो घबरा जाती है उसकी मम्मी। जेनेट हवा में उड़ते उड़ते उसकी मम्मी के पास आती है और वो बोलती है, मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं पकड़ सकती तुम, हा 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 हा। वो हंसने लगती है। उसके पापा बिल्कुल घबराए रहते हैं। उसके पापा फिर नॉर्मली बोलते हैं, बेटा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम आओ ना नीचे, तुम्हें क्या हो गया है। फिर जेनेट के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आती है और जैसे कि कोई मर्द जोर जोर से चिल्ला रहा है। जेनेट बोलती है एक मर्दाना आवाज़ में, तू मेरे घर में क्यों आया है, ये मेरा घर है, तू मेरे घर में कैसे घुस गया, मेरी इजाज़त लिए बिना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। अब उसके पापा भी बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि अब जेनेट सिर्फ अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि किसी और आवाज़ में भी बोल रही थी। उन लोग दोनों का बिल्कुल ही हालत ख़राब होने लगता है। जेनेट की मम्मी डर के मारे रोने लगती है और उसके पापा घबराए होते हैं। वो जेनेट की मम्मी जितना उसको पकड़ने की, उसके करीब होने की कोशिश करती है, जेनेट उतना और उड़ने लगती है और ऊपर जाने लगती है। फिर से उसके पापा उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर्दाना आवाज़, जेनेट के अंदर से आवाज़ आती है, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे साथ जाएगी, मैं इसे लेकर जाऊंगा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरे घर में घुस गए हो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है। जेनेट के पापा बिल्कुल डर जाते हैं और वो थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं, क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन रहते हैं। वो तुरंत कॉल लगाते हैं इन्वेस्टिगेटर्स को जब वो कॉल लगाते हैं तो कॉल करते हैं, लेकिन
ये सारा इंसिडेंट्स रात में होते रहता है और रात में तो कोई भी जल्दी कॉल पिक नहीं करेगा, तो वो कॉल पिक नहीं करते हैं। वो फिर कॉल लगाते हैं बट इन्वेस्टिगेटर्स कॉल पिक नहीं करता। उसके पापा जल्दी से एक वॉइस मैसेज भेज देते हैं कि कॉल में अर्जेंट बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं यहाँ बहुत खतरे में हूँ, मेरी बेटी का जान बहुत खतरे में है, प्लीज़ कॉल पिक करिए। वॉइस मेल भेजने के कुछ टाइम के बाद ही इन्वेस्टिगेटर्स का तुरंत कॉल आता है और तब तक ये सारा ड्रामा उधर चलते रहता है। इन्वेस्टिगेटर्स जब फ़ोन करते हैं तो उसके पापा को तुरंत बोलते हैं कि ये जो बैक साइड से आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड की ये जो आवाज़ है वो किसकी है, ये ऐसे कौन बात कर रहा था। तो वो उसके पापा तुरंत बोलते हैं कि यही तो मैं आप लोगों को बताने के लिए कॉल कर रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में मेरी बेटी है और मैं बहुत ही प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ, प्लीज़ आप आ जाइए, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो बिल्कुल डरे डरे बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स उसके पापा को बोलते हैं आप घबराइए मत, हम अभी बहुत दूर में हैं क्योंकि वो इनफील्ड एरिया है, वो बहुत आउट एरिया है, तो वहाँ आने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग आ नहीं पाएंगे उतना जल्दी वहाँ पर, हमें आते आते सुबह हो जाएगी। तो इसलिए हमारा वेट ना करते हुए आपके पास अगर क्रूस है, मीन्स क्रिश्चियंस जो क्रूस पहनते हैं, क्रॉस, अगर वो क्रॉस है तो आप उसके ऊपर वो क्रॉस फेंक दीजिए। ये बोलकर इन्वेस्टिगेटर्स कॉल रख देते हैं। जब उसके पापा फिर रूम में आते हैं, इधर जेनेट हवा में उड़ते रहती है। उसकी मम्मी बिल्कुल डरी हुई और घबराई रहती है अपनी बेटी को देखकर। जेनेट का आइज़ बिल्कुल ब्लैक था और उसका जो ये प्यूपिल था, मीन्स वो जो ब्लैक चीज़, ये वाइट तो उसके आइज़ में था ही नहीं, वो उसका आइज़ सिर्फ ब्लैक, पूरा का पूरा ब्लैक था। और वो कभी नज़दीक आती अपनी मम्मी की फिर दूर चली जाती, कभी नज़दीक आती फिर दूर चली जाती, कभी वो पैर ऊपर कर लेती, कभी वो सर को ऊपर कर लेती। वो इस तरह से अजीबोगरीब हरकत कर रही थी कि उसकी मम्मी उसको देख देख के और रोने लगी। जेनेट जैसे ही उसकी मम्मी के पास आती है, उसकी मम्मी टेबल पे एक जग में पानी रखा होता है, उसकी मम्मी वो जग का पानी तुरंत उठाती है और जेनेट के सर पे डाल देती है, ऊपर तरफ फेंक देती है। जेनेट के सर पे जब वो पानी जाता है तो उसके सर से धुआं निकलने लगता है, मीन्स कि वो धुआं पूरा ऊपर की तरफ, उसके बॉडी से ही पूरा धुआं निकलने लगता है। जेनेट की मम्मी ये चीज़ देखते रहती है और घबरा जाती है कि उसकी बेटी का जान कहीं खतरे में तो नहीं है, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। इधर जेनेट के पापा जल्दी से आते हैं और अपने गले का क्रॉस वो अपने गले का क्रॉस निकालकर जल्दी से जेनेट के ऊपर में फेंक देते हैं और जैसे ही क्रॉस जेनेट के ऊपर में जाता है, जेनेट थम से बिल्कुल ही बेड पर गिर जाती है। जेनेट के मम्मी पापा जल्दी से जेनेट के पास जाते हैं और उसका आइज़ देखते हैं। उसका आइज़ अब नॉर्मल हो चुका रहता है और वो बेहोश रहती है, उसको होश नहीं रहता है। उस क्रॉस को वो लोग उसके बेड के नीचे ही रख देते हैं और वो लोग दोनों जेनेट के साथ ही रहते हैं। रात में ये सारा सीन हो जाता है और इतना भयानक, इतना डरावना सीन देखकर सारे जेनेट के मम्मी पापा पूरी तरह से डरे रहते हैं। जब सुबह मॉर्निंग होती है तो जेनेट बहुत लेट से उठती है और सुबह मॉर्निंग में इन्वेस्टिगेटर्स भी आते हैं। जब इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं तो वो अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हैं। वो आकर उस झूले को भी देखते हैं जहाँ पर जेनेट बैठी हुई थी और उनको समझ आ जाता है कि उस झूले पर एक छोटी बच्ची का निशान नहीं, उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी उस झूले पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स उस रूम का बाउंड्री सारा कुछ चेक करते हैं तो देखते हैं कि उस बाउंड्रीज में से सब जगह, बाउंड्री के ऊपर में शीशा, बहुत जगह होता है ना शीशा, और कील वगैरह सब लगाया रहता है कि कोई बाउंड्री घर के अंदर आए नहीं, इस वजह से। तो वो लोग देखते हैं कि बाउंड्रीज के चारों तरफ शीशा और
कील लगा हुआ है, लेकिन एक ऐसा एरिया है, एक छोटा सा ऐसा एरिया है जहाँ पे वो शीशा और वो कील नहीं लगा हुआ है, उससे कोई भी आ सकता है या जा सकता है। ये सारा इन्वेस्टिगेट करते करते वो लोग, इन्वेस्टिगेटर्स जो रहते हैं, वो लोग जाते हैं जेनेट के रूम में। जेनेट के रूम में जाके देखते हैं तो जेनेट वहाँ चुपचाप से सोई हुई रहती है। फिर वो जब उसे उठाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जेनेट से पता करे कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो लोग उससे बहुत प्यार से उठाते हैं और उठाने के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा कैसी हो तुम, कैसा लग रहा है। तो वो बहुत अच्छे से आंसर करती है, बिल्कुल सही रहती है। वो अच्छे से बोलती है, हाँ अंकल मुझे तो बहुत अच्छा है, मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग कौन हो। इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं कि हम आपके पापा के फ्रेंड्स हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, आप आज स्कूल नहीं जाओगी। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी स्कूल, मुझे तो आज लेट हो गया उठने में, मम्मा ने मुझे नहीं उठाया, मैं तो स्कूल जाने ही वाली थी, बट मैं चली जाऊंगी अभी से स्कूल। तो वो लोग बहुत प्यार से उनसे बात करते हैं जेनेट से। फिर उसके बाद से वो उससे धीरे धीरे पूछने की कोशिश करते हैं। वो लोग उससे बोलते हैं कि बेटा तुम रात में झूला झूलती हो ना, झूला झूलने गई थी ना तुम। तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं गई थी। तो नहीं तुम तो गई थी, पापा ने तो बताया कि तुम रात में झूला झूलने गई थी। तुम किधर से गई थी बेटा, तुम एक डोर तो फर्स्ट आगे का फ्रंट डोर भी है, बैक डोर भी है, तुम किस डोर से आती हो, किस डोर से जाती हो। वो बहुत कोशिश करते हैं उससे पूछने का, लेकिन जेनेट कुछ बताती ही नहीं है, मीन्स वो कुछ बोलती नहीं है, उसे कुछ याद ही नहीं होता। वो बोलती नहीं मैं तो नहीं गई थी, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है मैं कब गई थी, मैं किस डोर से गई थी, मुझे याद नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेटर्स को और शक होता है, वो लोग उससे और कोशिश करते हैं कि वो कुछ और बताए, लेकिन जेनेट कुछ बताती ही नहीं है, उसको कुछ याद ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स रात होने का वेट करते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को पता रहता है कि भले जेनेट अभी कुछ ना बोले, लेकिन रात के टाइम वो ज़रूर बताएगी कि उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की आत्मा ज़रूर आएगी और वो बताएगी कि आखिरकार वो कौन है। सारे लोग रात का वेट करते हैं और रात में जेनेट अपने रूम में सोई हुई होती है। सारे लोग उसके आसपास ही होते हैं और रात के 2 बजते हैं। 2 बजे रात में फिर से एक भयानक सा सीन होता है। पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, लाइट्स बंद होती है जलती है, बंद होती है जलती है, बंद होती है जलती है, और बाहर से एक बहुत जोर का चिल्लाने का आवाज़ आता है, जैसे कि कोई जल रहा है और उसके बदन से धुआं निकल रहा है। वो चिल्लाने की आवाज़ इतनी डरावनी होती है कि इन्वेस्टिगेटर्स और जेनेट के मम्मी पापा सारे डर जाते हैं। अचानक से जेनेट का आँख खुलता है और जेनेट का आईज़ बिल्कुल ब्लैक, उसका आईज़ में वाइट होता ही नहीं है, ब्लैक ब्लू मिक्स उसका आईज दिखता है और वो बिल्कुल इस तरह की हो जाती है और उसका बाल पूरा ऊपर की तरह। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल जाता है कि जेनेट के अंदर वो शक्ति, वो आत्मा घुस चुकी है। वो जल्दी से 2 क्रॉस लेकर उसके दोनों कंधे पर रख देते और कंधे पर रखते के साथ जेनेट का आवाज़ बिल्कुल चेंज और वो एक मर्दाना आवाज़ में बोलने लगती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है रे तू, कौन है तू। उसका आवाज़ सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स और उसके मम्मी पापा दोनों का सुन्न हो जाता है बॉडी। जेनेट के अंदर जो स्पिरिट, जो आत्मा, जो भूत होता है, वो चिल्ला कर बोलता है, कौन है तू, क्यों यहाँ आया है, ये मेरा घर है, तू मुझे नहीं जानता, तू क्यों इस घर में आया है, तू क्या समझता है, तू इस बच्ची को मुझसे बचा लेगा, लेकिन नहीं, इस बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बच्ची मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे अपने साथ रखूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। उसका जोर जोर से चिल्लाना
फिर इन्वेस्टिगेटर्स उससे पूछने लगते हैं, तू सच सच बता कि तू कौन है, तू बता तू कौन है, तू यहाँ क्यों आया है, तू इस बच्ची का जान लेने पे क्यों तुला हुआ है, तू छोड़ इसे, तू क्यों इसके अंदर घुसा हुआ है। वो चिल्लाकर फिर बोलता है मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इन्वेस्टिगेटर्स फिर पूछते हैं, बता तू कौन है, बता तू कौन है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बिल हूँ, मेरा नाम बिल है और ये घर मेरा है। मेरे घर पे ये दोबारा कौन आ गया है, मेरे घर पे कोई नहीं रह सकता है, मैं यहीं मरा हूँ और मैं अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और ये बोलकर वो आत्मा उसके बॉडी से निकल जाती है और जेनेट फिर से बेहोश होकर बेड पे गिर जाती है। ये सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद से जेनेट और उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और उसकी मम्मी रोते रोते बोलती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं इस घर पे नहीं रहूंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स उसको बोलते हैं कि आप घबराइए मत, हम इस चीज़ के बारे में पता करके आपको जल्द ही बताएंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ क्यों हो रही है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर। और वो लोग घर के चारों ओर में बाइबल का थॉट लिख देते हैं और जेनेट के रूम में बाइबल को उसके बेड के पास रख देते हैं। और सारे घर के पास में उनका कोई वाटर होता है, वो वाटर को उसके सारे जो डोर्स होते हैं, डोर के पास वो लोग छींट देते हैं और क्रॉस को सटा देते हैं। और वो लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप लोग किसी भी कीमत पे ये जो क्रॉस है इसको जेनेट के पास से मत हटाइएगा, ये क्रॉस जेनेट के पास हमेशा रहना चाहिए। ये सारा चीज़ हो जाता है और इन्वेस्टिगेटर्स चले जाते हैं वापस अपने शहर, क्योंकि इनका जो घर होता है ये थोड़ा आउट एरिया में होता है, आई मीन इनफील्ड एरिया में होता है। जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर ये बिल कौन था और इसकी क्या स्टोरी है, तो उन्हें जो पता चलता है वो बहुत ही भयानक होता है। इस बिल का एक अलग ही स्टोरी था। 1977 मीन्स उस दिन से करीब 30-40 साल पहले एक बिल नाम का आदमी था। वो जो बिल था वो लकड़ियाँ काटता था और उसका जो वो छोटा सा गांव था, वो उस गांव में जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता था। बिल का बड़ा भाई एक मजिस्ट्रेट था और वो उस टाइम का बहुत ही जाना पहचाना, बहुत ही अच्छा नाम वाला इंसान था। बिल को हमेशा अपने बड़े भाई से हमेशा उसको जलन रहती थी कि वो इतना अच्छा लाइफ कैसे जी रहा है, वो इतना बड़ा हो गया और मैं एक छोटा सा आदमी जो लकड़ियाँ काट कर बेच रहा हूँ और अपना ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो इस चीज़ में हमेशा टेंशन में रहता था। एक दिन उसका बड़ा भाई उसको सजेशन देता है कि बिल एक काम करो, मैं तुम्हें एक दुकान बना कर दे देता हूँ उस एरिया में, तुम उस दुकान को चलाओ और चलाकर अपना ज़िंदगी आराम से बिताओ। तो उसका बड़ा भाई उसी गांव में एक दुकान बनाकर उसको दे देता है। बिल इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और वो धीरे धीरे इस दुकान को चलाने लगता है। धीरे धीरे उसका दुकान बहुत ही अच्छा, उसका बिजनेस चलने लगता है और उसका बिजनेस बहुत ही तरक्की पे चला जाता है। 10 साल के अंदर बिल का बिजनेस बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके 2 बेटे भी होते हैं और उसका लाइफ अच्छे से जीते रहता है, वो अच्छा से चलते रहता है। धीरे धीरे बिल का बिहेवियर ख़राब होने लगता है। वो स्टार्टिंग में जब उसके पास कस्टमर्स नहीं आते हैं, पैसे नहीं होते, तो वो बहुत अच्छे से कस्टमर से ट्रीट करता था। लेकिन जब उसके पास कस्टमर्स बहुत सारे आने लगे, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए, तो उसका बिहेवियर बहुत चेंज होने लगा। वो बहुत रूडली बिहेव करता था कस्टमर्स के साथ में। उसका बिहेवियर की वजह से कस्टमर्स उसके दुकान में, उसके शॉप में जाना धीरे धीरे कम कर दिए और उसका धंधा धीरे धीरे, उसका बिजनेस धीरे धीरे ख़राब होने लगा। बिल हमेशा एक डॉल, एक गुड़िया
से बात करते रहता, और जब भी वो दुकान में होता या फिर घर पे होता वो उस डॉल से हमेशा बात करते रहता था। वो अपना सारा प्रॉब्लम्स, जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी उसके साथ होता था, वो सारा बात उस डॉल से शेयर करता था। और जब भी कोई उसे टोक देता या फिर दुकान में वो बैठ के अपनी गुड़िया को छुपा कर उससे कुछ कुछ बात करते रहता, तो जैसे ही कस्टमर आते थे तो वो बिल्कुल गुस्सा होने लगता था। वो एकदम बमक जाता था कि क्यों मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। वो पूरा गुस्सा हो जाता था कि क्यों कोई डिस्टर्ब कर रहा है मुझे बात करने में। ऐसे ही उसका धीरे धीरे उसके कस्टमर्स कम होने लगे और वो थोड़ा टेंशन में होने लगा। उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसको थोड़ा प्रेशराइज़ करती है हर चीज़ों के लिए कि तुम्हारा भाई ऐसा है लाइफ, तुम ऐसा करते हो। और उसकी वाइफ का भी उसको बहुत प्रेशर होता है और उसका बिजनेस भी नहीं चलते रहता है। इस वजह से वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर वो ड्रिंक ही किया रहता था, दारू पीने लगता था, दारू पी के वो रहता था। कुछ टाइम के बाद बिल का बड़ा भाई, उसका भी नौकरी में कोई प्रॉब्लम होने लगता है और उसका भी जॉब को लेकर बहुत सारी क्राइसिस होने लगती है। तो वो अपने छोटे भाई को कॉल करके बोलता है कि बिल देखो, मेरा भी नौकरी का लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। अब से वो जो दुकान है, वो जो शॉप है, उसका 50% शेयर और उसका 50% प्रॉफिट वो अब तुम मुझे दिया करोगे। अब से वो मैं लूँगा। तो बिल पूरा गुस्सा हो जाता है कि एक तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ऊपर से मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से तुम 50% शेयर भी लोगे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, बहुत टेंशन में आने लगता है। लेकिन उसका भाई तो एजुकेटेड रहता है। वो अच्छे से उसको समझाता है कि अब से इस दुकान का, इस बिजनेस का 50% प्रॉफिट मेरा होगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। वो बिल पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और बोलता है ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें इस दुकान का कुछ नहीं दूंगा। उसका बड़ा भाई उसके ऊपर केस कर देता है और ये जो बिल होता है ये पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। ये टेंशन में आकर और दारू पीने लगता है और ड्रिंक करने लगता है। एक रात जब वो घर आता है तो वो पूरा ड्रिंक किया हुआ रहता है, पूरा पी के नशे में रहता है। और उसकी वाइफ आते के साथ उसको बहुत सारा बात सुनाने लगती है कि तुम्हारा भाई ऐसा है वैसा है, तुम पैसा नहीं कमाते। उसकी वाइफ का भी उसको टेंशन हो जाता है, उसके बच्चों का भी, और तो और उसको बिजनेस का टेंशन रहता ही है। उसकी वाइफ बोलती ही रहती है इतना कुछ, तब तक वो क्या करता है, अपनी वाइफ को इतना जोर का सर पे मारता है कि उसकी वाइफ वहीं पर डेथ कर जाती है, वहीं पर मर जाती है उसके ही घर में। और उसके बाद से बिल नशे में पूरे घर में पेट्रोल लगाकर आग जला देता है। और आग लगने पर बिल, उसकी वाइफ और उसके दोनों बच्चे वही घर में अपने ही घर के अंदर जलकर मर जाते हैं। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि आग इतनी ज़्यादा लगी हुई है तो वो लोग आते हैं। उस टाइम तो फायर ब्रिगेड भी नहीं होता था और वो लोग जल्दी जल्दी पानी वानी डालते हैं, तालाब से, कुएं से पानी निकाल कर डालते हैं, पानी बहुत डालते हैं, लेकिन वो आग नहीं बुझती। और बिल की पूरी फैमिली का उसी घर में डेथ हो जाता है। जलने के बाद तो पता ही नहीं चलता है किसकी बॉडी कौन सी है, कौन गर्ल्स है कौन बॉयज़ है, कुछ पता नहीं चलता है। गांव के लोग उसके घर के नीचे ही उन चारों को दफना देते हैं। बिल के फैमिली की आत्मा को तो शांति मिल जाती है, लेकिन बिल की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और जब उसी जगह पर उसके ही घर की तरह फिर से घर तैयार हो गया है, वो घर बन गया है, तो बिल की आत्मा फिर से वापस आ जाती है और उससे लगता है कि ये उसका वही घर है जो जल चुका था और ये घर उसका ही है। यही सोचकर वो बिल की आत्मा उस घर में वापस आ जाती है, क्योंकि उनका कब्र
उन लोगों को उस घर के नीचे ही दफनाया गया था। और जैसे ही वो घर फिर से रीइनोवेट होता है, वो घर फिर से दोबारा बनता है, तो वो बिल का आत्मा फिर से ज़िंदा हो जाता है और उसको वो अपना पुराना घर सब कुछ वापस याद आने लगता है। 1 वीक, 1 सप्ताह के बाद इन्वेस्टिगेटर्स जेनेट के पेरेंट्स के पास फिर आते हैं और जेनेट के मम्मी और पापा को ये सारी बातें, वो बिल का सारा हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें जेनेट के पापा मम्मी को बताते हैं। वो लोग दोनों ये सारी बातें सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि हम अब इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स वो लोग को ये भी बताते हैं कि आप भले ही चले जाए इस घर को छोड़कर, लेकिन आपकी बेटी को बिल छोड़ दे ये ज़रूरी नहीं है और इस वजह से आप को किसी पादरी या कोई फादर का हेल्प लेना होगा, जिससे वो लोग आपकी बेटी को उस आत्मा से, उस स्पिरिट से छुड़ा सकते हैं। ये सुनकर उसकी मम्मी बिल्कुल रोने लगती है। इन्वेस्टिगेटर्स उनको समझाते हुए बोलते हैं कि आप घबराइए मत, कोई पादरी या कोई फादर ही इस चीज़ से, उस आत्मा से आपकी बेटी को बचा सकता है। हम जितना पता लगा सकते थे उतना हम पता लगा चुके हैं। और जाते जाते वो लोग एक बात और उसकी मम्मी से पूछते हैं कि क्या इस घर में आपने किसी डॉल को देखा था? कोई गुड़िया थी खेलने वाली जब आप इस घर में आए थे, तो क्या आपने देखा था ऐसा कुछ डॉल? तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, डॉल तो इस घर में नहीं थी, लेकिन मैंने लाकर एक डॉल जेनेट को दिया था खेलने के लिए, वो उस डॉल से खेलती थी। उसकी मम्मी याद करती है और फिर बोलती है कि एक दिन मैंने देखा था कि जेनेट के पास 2 डॉल हैं और वो एक डॉल से नहीं, वो 2-2 डॉल से खेल रही है। बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हो सकता है कि उसे कहीं डॉल मिल गया होगा खेलने के लिए। बच्चे इधर उधर से तो कुछ भी सामान उठाकर खेलते ही रहते हैं। ये सोचकर उसकी मम्मी इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। फिर इन्वेस्टिगेटर बोलता है कि यहाँ पर कोई डॉल है, आप उस डॉल को खोजने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल, वो आत्मा आपकी बेटी को डॉल समझ रहा है और वो वही डॉल को समझकर आपकी बेटी के साथ रहना चाहता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो डॉल आप लोगों को जैसे ही दिखाई दे, आप लोग तुरंत ही उसका सर को उसके बॉडी से अलग कर दीजिएगा, मीन्स कि उसको तोड़ दीजिएगा और तोड़ के जितना जल्दी हो सके उसे जला दीजिएगा। ये बोलकर, ये समझाकर इन्वेस्टिगेटर चला जाता है। उसकी मम्मी और उसके पापा जेनेट के रूम से लेकर पूरे घर में डॉल को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉल कहीं नहीं दिखाई देता है। जेनेट की मम्मी हमेशा उस डॉल को लेकर टेंशन में रहती है कि आखिरकार वो डॉल है कहाँ, और उसी डॉल को ख़त्म करने के बाद मेरी बेटी सही से रह सकती है और वो आत्मा मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल सकता है। उसके बाद हर रात को जेनेट की मम्मी आकर देखने लगती थी कि उसकी बेटी कैसे सोई है, कहीं उसके पास कोई डॉल तो नहीं है, वो सही से है या नहीं है। लगभग ऐसे ही 2-4 दिन पार होता है और उसकी मम्मी डेली आकर रात में देखती है कि जेनेट अकेले सोई है और जेनेट अकेले सोई है या उसके साथ कोई और है या कुछ और उसके साथ हो रहा है, कहीं कोई डॉल तो उसके पास नहीं है। एक रात जब उसकी मम्मी जेनेट के रूम में आती है तो वो देखती है कि जेनेट सोई हुई है और उसके पास ही एक डॉल रखा हुआ है और वो डॉल को पकड़कर सोई हुई है। उसकी मम्मी जल्दी से धीरे धीरे जाती है और उस डॉल को जेनेट के पास से जल्दी से खींच लेती है और जैसे ही वो उस डॉल को अपने सामने उठाती है, वो डॉल का इतना दूर, मीन्स उसके सिर से लेके नीचे तक वो फाइबर वो डॉल की तरह होता है
कपड़े और फाइबर का, लेकिन उसका जो ये सर होता है, ये मुंडी होता है, वो मिट्टी का बना होता है, मीन्स वो मट्टी का होता है। और उसका आँख जो होता है वो ब्लैक ब्लैक ब्लिंक करते रहता है। वो उसकी मम्मी उस डॉल को देखकर बिल्कुल घबरा जाती है, और वो जो डॉल होती है उसका आइज़ ऐसे 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 ऐसे, और उसका आइज़ बिल्कुल ब्लैक। ये देखते के साथ उसकी मम्मी ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत ही उसके बॉडी से उसके सर को लेकर तोड़ देती है, मीन्स कि उसके सर से उसका धड़ को अलग कर देती है। और तोड़ने के बाद तुरंत ही, और उसके रूम में आग जलते रहता है, उस आग में फेंक देती है। और फेंकते के साथ ही जेनेट अपने बेड से बिल्कुल अचानक से ऊपर उठती है, मीन्स 2-3 फीट ऊपर उठती है, और वो छत के पास, वो सीलिंग के पास पहुंचती है। और पहुंचने के बाद अचानक से नीचे भ्राम से अपने बेड पे गिर जाती है। और उस दिन के बाद से बिल हमेशा के लिए जेनेट की बॉडी से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो बिल का स्पिरिट जेनेट की बॉडी से निकल जाता है, क्योंकि बिल उस डॉल को अपनी सारी बातें बताता था, बहुत मानता था, उससे उसको एक अलग तरह का अट्रैक्शन था, इसलिए उसकी आत्मा वही डॉल के अंदर में थी, और उस डॉल में ही वो अपने आप को कैद करके रखा था, और जेनेट को भी वो अपनी डॉल की तरह समझ रहा था। ये रियल इंसिडेंट लंदन की है। जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, ये आर्टिकल पढ़ रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गया था। स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत मुश्किल से ये सारे आर्टिकल्स को खोज कर लाती हूँ आप लोगों के लिए। फिर मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही किसी हॉरर पॉडकास्ट में, किसी ऐसे हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और इन सभी स्पिरिट आत्माओं से बच कर रहिएगा।